हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ रहे थे। हम लोगों का 3 लेक्चर हो चुका था। पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा हुआ था, ठीक है। और दूसरे में जो है हम लोगों ने कॉमन कुछ डिजीजेस के बारे में देखा हुआ था। और दूसरे में भी कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में देखा हुआ था। और उसमें हम लोगों ने बात किया था कि भाई हम लोग जो कॉमन डिजीजेस देख रहे हैं ये थोड़ा सा पार्ट वाइज करके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो कॉमन डिजीज है उनका नंबर बहुत ज़्यादा है और अगर एक बार में हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। इसकी वजह से उसको हम लोग जो है पार्ट वाइज पढ़ रहे थे, थोड़ा थोड़ा 5-5, 6-6 डिजीज करके देख रहे थे। तो आज भी जो है हम लोग कॉमन डिजीजेस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कुछ डिजीजेस 5-6 डिजीजेस बची हुई थी, उनको ही जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसके साथ में प्रिकॉशंस के बारे में भी बात करेंगे कि इन बीमारियों से जो है हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। कुछ बीमारियां हैं जिनसे जो है हम लोग कुछ उपाय करके उनसे बच सकते हैं, ठीक है। तो प्रिकॉशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं आज के हमारी। तो सबसे पहली बीमारी आती है हमारी रेबीज। नाम सुना होगा आप लोगों ने रेबीज बीमारी के बारे में। अब देखिए, रेबीज बीमारी जो होता है ये नॉर्मली जो है जानवरों के काटने से फैलता है। कैसे फैलता है? जानवरों के, नॉर्मली जो है हम लोग बेसिकली बोलते हैं कुत्ते के काटने से फैलता है, लेकिन कुत्ते के काटने से ही सिर्फ नहीं फैलता है, ठीक है। जैसे चूहा हो गया या फिर गाय भैंस हो गई, इन सब के काटने से भी फैल सकता है। आप कहेंगे सर गाय भैंस थोड़ी काट रही हैं। मान लीजिए एक्सीडेंटली ऐसा हुआ, गाय हो गया, भैंस या घोड़ा या कोई जानवर, कोई भी जानवर जो उसके दांत से अगर आपको बाइट लग सकता है, लग जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि रेबीज होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो है कुत्ते के काटने से ही होते हैं, क्योंकि कुत्ता नॉर्मली काटता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग अक्सर बोलते हैं कि कुत्ते के काटने से जो है रेबीज फैलता है, ठीक है। जो बड़े बड़े चूहे ऐसे घूमते रहते हैं ना शहरों में, अगर वो चूहे भी काट लेते हैं तो भी जो है रेबीज होने के चांसेस हैं आपको, ठीक है। तो सिर्फ कुत्ते से ही नहीं, अगर कोई भी जानवर अगर आपको काट लेता है तो आपको रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। एंटी रेबीज इंजेक्शन आपको जरूर लगवाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं ये कैसी बीमारी है। एक नॉन इन्फेक्शियस बीमारी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन को हुआ होगा तो उसके जो है टच में आने से, उसके साथ में कुछ शेयर करने से आपको हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये इन्फेक्शन से नहीं फैलता है, ठीक है। अब ये एक वायरल डिजीज होता है। इन्फेक्शियस तो नहीं है, लेकिन ये कैसा है, एक वायरल डिजीज होता है, मतलब एक वायरस की वजह से होता है, ठीक है। उस वायरस का नाम क्या है? रैबिडो वायरस। नाम याद रखिएगा, नाम क्या है वायरस का? रैबिडो वायरस होता है, ठीक है। अब कह रहा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है भाई, कैसे फैल रहा है? तो बेसिक बता रहा है, जो स्टैंडर्ड आप लोगों को हमेशा पता होता है। कह रहा है अफेक्टेड डॉग बाइट। मान लीजिए कोई ऐसा डॉग है जिसको क्या है, रेबीज हुआ है या फिर उसके अंदर रैबिडो वायरस है। अगर वो जो है किसी हेल्दी पर्सन को काट लेता है तो उसके अंदर जो है रेबीज होने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि उसको रेबीज हो सकता है अगर उसने वैक्सीन नहीं लगवाया तो, ठीक है। अब अफेक्टेड पार्ट की बात करते हैं तो किस चीज को अफेक्ट कर रहा है ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। मतलब हमको हेलुसिनेशन होने लगेगा, हमको अलग अलग चीजें दिखाई देने लगेंगी, हमको डर लगने लगेगा, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो मेनली जो है हमारे नर्वस सिस्टम को जो है अफेक्ट कर रहा होता है। इसकी वजह से होता क्या है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, अगर इसको देखते हैं तो लैरिंगोस्पाज्म होता है। लैरिंगोस्पाज्म का मतलब क्या हो गया कि आपके लैरिंग्स क्या हो जाते हैं, आपके लैरिंग्स पे आपका कंट्रोल नहीं रह जाता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से अजीब अजीब तरह की जो है आवाजें आपके गले से निकलने लगती हैं, ठीक है। उसके साथ में कह रहा हाइड्रोफोबिया होता है, मतलब आप पानी से डरने लगते हैं। मैडनेस आ जाता है। मैडनेस मतलब आप एकदम ऐसा पागलों जैसा बिहेव करना चालू करेंगे, ठीक है, जिसको साइकोसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? साइकोसिस बोलते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है आगे बता रहा है कि इससे हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है रेबीज से। तो हम लोग को क्या करना है, जैसे मान लीजिए जब भी आपको चोट लगता है, जब भी आपको किसी कुत्ते ने काटा, किसी जानवर ने काटा, तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको जो है नॉर्मली टैप वाटर से, जो आपके घर में नॉर्मल पानी रहा होगा, नल का पानी, टैप वाटर, कोई भी है, कैसा भी पानी है, साफ पानी से आपको उसको धुलना है सबसे पहली बात तो। और उसके बाद में जो है आपको रेबीज के वैक्सीन लगवाना है। रेबीज का वैक्सीन इंजेक्शन आता है, रेबीज का वैक्सीन लगवाना होता है। तो कब कब लगवाना है आपको? पहले दिन पे, जब आपको कुत्ते ने काटा या फिर कोई जानवर ने काटा तब लगवाना है, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 10वें दिन, फिर 14th डे पे जो है आपको ये इंजेक्शन लगवाना होता है। तो मतलब आपको टोटल 5 इंजेक्शन जो है आपको लगवाने होते हैं, ठीक है, अगर आपको किसी कुत्ते ने या किसी जानवर ने बाइट किया है तो।
तो इसमें क्या दिया जाता है, जो वैक्सीन दी जाती है उसमें क्या दिया जाता है, तो एंटी रेबीज सीरम को दिया जाता है। ठीक है, जो वैक्सीन होता है उसका नाम हम लोग कह सकते हैं एंटी रेबीज सीरम होता है, जिसको हम लोग को इंजेक्ट किया जाता है इन द केसेस ऑफ डॉग बाइट्स और एनी अदर एनिमल बाइट्स में। ठीक है, अगर कोई भी जानवर काटता है तो उस केस में जो है हम लोगों को ऐसे जो है एंटी रेबीज सीरम का इंजेक्शन दिया जा रहा होता है। ठीक है, तो मेन चीजें आपको याद रखनी है। रेबीज कैसे होता है, एक वायरल डिजीज होता है और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। ठीक है, अफेक्टेड पार्ट कौन सा होता है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है होता है, इससे अफेक्ट होता है। ठीक है, और अफेक्टेड डॉग बाइट से ये होता है। और सिम्टम्स की बात करें तो लैरिंगोस्पाज्म होगा, मतलब आपका लैरिंग्स जो होता है, जो साउंड बॉक्स होता है, वो उसके अंदर हमारा कंट्रोल नहीं रह जाएगा, वो ऑटोमेटिक ही कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कभी रिलैक्स करेगा, अपने हिसाब से वाइब्रेशन करने लगेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैरिंगोस्पाज्म। हाइड्रोफोबिया होता है, मतलब आपको पानी से डर लगेगा। मैडनेस होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोसिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है इसमें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बीमारी आती है मलेरिया। इससे भी आप लोग भाई भली भांति परिचित होंगे, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, मलेरिया का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है अब मलेरिया कैसा बीमारी होता है, ये एक प्रोटोजोवन डिजीज है। कैसा है, प्रोटोजोवन डिजीज है। प्रोटोजोआ मतलब अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ऐसे ये सब जो होते हैं, ये सब प्रोटोजोआ के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में एक मेंबर होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या नाम होता है, प्लाज्मोडियम नाम होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम नाम का जो है प्रोटोजोआ होता है, जिसकी वजह से ये मलेरिया बीमारी होती है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब नॉर्मली जो है ये हम लोग कह सकते हैं जो मलेरिया होता है ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, ऐसे इन्फेक्शन से, नॉर्मल इन्फेक्शन से नहीं फैल रहा होता है। तो फैलता कैसे है, ये फैलता है वेक्टर की वजह से। वेक्टर की वजह से, यहाँ पर वेक्टर क्या है, वेक्टर कौन है, वेक्टर यहाँ पर है मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो है, वेक्टर है आपका इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब देखो फीमेल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं वही आपको बाइट कर सकते हैं। ठीक है, मेल मॉस्किटो बाइट नहीं कर सकता है। तो मलेरिया जो होता है ये वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है, और इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से क्या होता है, ये फैल रहा होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पैथोजन क्या कौन है, किसकी वजह से बीमारी होती है, प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम जो है एक पैथोजन तो है, कैसा पैथोजन है, प्रोटोजोवन पैथोजन है। ठीक है, इसकी जो है 3 स्पीसीज होती हैं, इसकी प्लाज्मोडियम की 3 स्पीसीज होती हैं। प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होता है और प्लाज्मोडियम मलेरी होता है। ठीक है, ये 3 स्पीसीज होती हैं जिसकी वजह से आपको जो है मलेरिया बीमारी हो सकती है। प्लाज्मोडियम जो वाइवैक्स या विवैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमन है। नॉर्मल जो हम लोगों को मलेरिया हो रहा होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की वजह से ही हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से भी हो सकता है, लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो होता है ये मोस्ट लीथल माना जाता है, या फिर इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया, ये बहुत घातक होता है। मतलब इस केस में जो है अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से अगर आपको जो है मलेरिया हो रहा है तो ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ये बहुत खतरनाक टाइप का होता है। और प्लाज्मोडियम मलेरी होता है, ये भी जो है ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ठीक है, ये भी जो है कॉमन है, नॉर्मल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम विवैक्स की वजह से जो मलेरिया हो रहा होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन मलेरिया होता है। ठीक है अब अफेक्टेड पार्ट की बात करते हैं। अफेक्टेड पार्ट की बात करेंगे तो ये हमारे लीवर को अफेक्ट करता है। ठीक है, लीवर को अफेक्ट करता है, उसके साथ में ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि आरबीसी। ठीक है, ब्लड में आरबीसी को अफेक्ट कर रहा होता है मलेरिया। ठीक है, लीवर को अफेक्ट करेगा और आरबीसी को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स की बात करें अगर हम लोग इनके सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इंटरमिटेंट फीवर आता है। इंटरमिटेंट मतलब समय समय पर, मतलब ऐसा बीच बीच में फीवर नहीं रहेगा, आप एकदम सही रहेंगे, लेकिन फिर बीच में क्या आ जाएगा, बुखार आ जाएगा। ठीक है, तो एवरी 3 to 4 डेज के गैप में जो है आपको बुखार आता है। ठीक है, 3 से 4 दिन के बीच बीच में जो है आपको ऐसे बुखार आता रहेगा। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जब बुखार आएगा तो आपको चिल्स भी लगेगा। चिल्स मतलब ठंडी भी लगेगा आपको। ठीक है, ठंडी भी लगता है। ब्लड लॉस होता है, क्योंकि भाई क्या हो रहा है, आरबीसी को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, तो एनीमिया हो जाता है, ब्लड लॉस भी होता है। और कह रहा है सीवियर हेडेक होगा और वीकनेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सर दर्द होगा और आपके शरीर में कमजोरी भी आ जाती है। ठीक है, ये रहा आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, ये देखिए ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, ये किसी पर्सन को क्या कर रहा है, यहाँ से बाइट कर रहा है। ठीक है, बाइट कर रहा होता है और यही से क्या होगा, ये फैलता भी है। ठीक है अब हम लोग देखते हैं मलेरिया की लाइफ साइकिल को। ठीक है, मलेरिया का नॉर्मल जो है हम लोगों ने देख लिया भाई कि किससे होता है, एक प्रोटोजोवन डिजीज है। कौन सा प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम में भी 3 अलग अलग स्पीसीज हैं, वाइवैक्स, फैल्सीपैरम और मलेरी। ठीक है, मलेरी।
ठीक है। वाइवेक्स क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है, ये अक्सर जो हम लोगों को मलेरिया हो रहा है इसी की वजह से होता है। लेकिन अगर कभी फैल्सीपैरम की वजह से होता है तो ये मोस्ट लीथल या फिर बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया, बहुत खतरनाक होता है, ये जानलेवा हो सकता है। और मलेरिया जो होता है ये भी कॉमन ही है, ज़्यादा खतरनाक ये भी नहीं होता है। अफेक्टेड पार्ट में देखा हम लोगों ने कि लीवर होता है और उसके साथ में ब्लड, जिसमें हमारा आरबीसी आ जाता है, जिसकी वजह से हमको एनीमिया भी होता है, ठीक है। सिम्टम्स में हम लोगों ने देखा कि इंटरमिटेंट फीवर आता है, 3 से 4 दिन के गैप में आता है, और जिसमें हमको ठंड भी लग रही होती है, ठीक है। तब ये ठंड क्यों लगती है ये भी हम लोग देखते हैं, और इंटरमिटेंट फीवर क्यों आता है ये भी हम लोग देखते हैं मलेरिया की लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो देखिए लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में हम लोग देखने वाले हैं कि प्लाज्मोडियम जो होता है हमको कैसे अफेक्ट करता है और इसका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, लाइफ साइकिल को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे मैं हूँ, मुझे मलेरिया हुआ है, कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो आई, उसने मुझे बाइट किया, ठीक है, उसने मुझे बाइट किया और मेरे ब्लड को सक कर लिया, ठीक है, और मैं इन्फेक्टेड हूँ, मतलब मुझे मलेरिया हुआ है, मैं मलेरिया बुखार से ग्रसित हूँ। तो जब वो मेरे ब्लड को क्या करेगा, जब मुझे बाइट करेगा, मेरे ब्लड को सक करेगा, तो मेरे ब्लड के अंदर क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम का जो एग होता है कह सकते हैं वो घूमता रहता है, या फिर कह सकते हैं प्लाज्मोडियम का जो गैमीट्स होते हैं, प्लाज्मोडियम के जो गैमीट्स होते हैं हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो सर्कुलेट कर रहे हैं, और जब क्या करेगा, मच्छर बाइट करेगा तो वो गैमीट क्या होते हैं, वो घूम करके कहाँ पर आ जाएंगे, मॉस्किटो जब ब्लड को सक कर रहा होगा तो उसके क्या हो जाएंगे, उसके कह सकते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आ जाएंगे, या फिर गट लाइन में आ जाएंगे, उसके गट में या उसके माउथ में चले आएंगे, सिंपल सा, उसके माउथ में जो है ये जो गैमीट्स, ठीक है, जो गैमीट्स मेल और फीमेल गैमीट्स हमारे ब्लड के अंदर घूम रहे थे वो कहाँ पे आ गए, मच्छर के बॉडी के अंदर के आगे मच्छर के गट में चले आते हैं, ठीक है। अब जब मच्छर के गट में चले आएंगे तब वहां पर जो है वो अपना रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और फिर वहां पर जो है स्पोरो क्या बनाते हैं यार, क्या नाम था इसका, स्पोरोजोइट्स। तो जब मच्छर काटेगा हमको, ठीक है, जब मच्छर काटेगा तो क्या होगा, ब्लड से हमारे ब्लड के अंदर जो गैमीट घूम रहा है, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट घूम रहा है, जब मच्छर काटेगा तो वो ब्लड को सक करेगा, ठीक है, ब्लड को सक करेगा तो हमारे गैमीट्स क्या, सॉरी, जो ये प्लाज्मोडियम के जो गैमीट्स होते हैं वो क्या कहाँ पर चले आएंगे, मच्छर के गट में चले आएंगे, और वहां पर मच्छर के गट के अंदर क्या होता है, वो गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है, और गैमीट फर्टिलाइज करके क्या बनाता है, स्पोरोजॉइट्स बनाता है, और वही स्पोरोजॉइट्स क्या होंगे, वही स्पोरोजॉइट्स जो है नेक्स्ट इन्फेक्टिव स्टेज के लिए जिम्मेदार होंगे, या फिर कह सकते हैं जब वो मच्छर दूसरे हेल्दी पर्सन को काटेगा तो वो स्पोरोजॉइट्स उसकी बॉडी में जाएगा और फिर उसको भी वो इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर हमको लाइफ साइकिल देखना है, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है, कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, मान लीजिए मेरे ही जो मच्छर काटा हुआ था उसने क्या लिया था, मेरे अंदर से मेल और फीमेल गैमीट को, ये प्लाज्मोडियम के मेल और फीमेल गैमीट को सक करके ले लिया था, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वो क्या करेगा, अब बाइट करेगा किसी हेल्दी पर्सन को, किसको, किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर रहा है, किसी हेल्दी पर्सन को क्या किया, उसने बाइट किया, मतलब यहाँ पर देखो ये हेल्दी पर्सन को बाइट कर दिया, ठीक है। अब जब बाइट कर दिया, जो मैंने बताया कि इसके माउथ के अंदर, इसके बॉडी के अंदर जो स्पोरोजॉइट्स बने हुए हैं, मेल और फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन की वजह से जो स्पोरोजॉइट्स बने हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, वो रिलीज हो जाएंगे हेल्दी पर्सन के ब्लड में। कहाँ पर रिलीज हो जाएगा, हेल्दी पर्सन के ब्लड में रिलीज हो जाता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। अब यहाँ से ब्लड से जाता है ये लीवर में, कहाँ पर जाएगा, लीवर में चला जाएगा, ठीक है, कहाँ पर, हमारे लीवर में, कह सकते हैं हमारे लीवर में चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे लीवर में जाएगा तो हमारे लीवर सेल को अफेक्ट करेगा, यहाँ पर हम सेल निकाल के बाहर बना लेते हैं, अब लीवर सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये बहुत ध्यान देना है, ये हमारे लीवर सेल के अंदर जाकर के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से करके क्या करेगा, ये अपने नंबर को बढ़ा लेगा, ढेर सारे नंबर में बढ़ा लेगा, ऐसे ढेर सारे नंबर में बढ़ाते 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 एक टाइम पर लीवर सेल की बात हो रही है, पूरे लीवर की नहीं, लीवर सेल जिसके अंदर ये प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइट्स ग्रो कर रहा था, वो सेल क्या करेगा भाई, एक टाइम पर जो है उसके अंदर इतना प्लाज्मोडियम भर जाएगा कि लीवर सेल जो है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, तो लीवर सेल बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटर इनटू द लीवर सेल, वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाएगा, मेरोजोइट्स बनाता है, स्पोरोजॉइट से वो मेरोजोइट्स बना लेता है, ठीक है। अब मेरोजोइट्स बना करके उसका नंबर इतना ज्यादा हो चुका है कि अब लीवर सेल क्या करेगा, बस्ट कर जाएगा, लीवर सेल क्या करा, फट गया, लीवर सेल जैसे ही फटा, ये देखो लीवर सेल मान लो ये था, लीवर सेल फट गया, तब ये क्या होगा, ये मेरोजॉइट्स जो पहले स्पोरोजॉइट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बना लिया,
मेरोजोइट्स बना लिया। अब मेरोजोइट्स जो है रिलीज हो जाएगा कहाँ पर, ब्लड के अंदर। मेरोजोइट्स रिलीज्ड इनटू द ब्लड। अब ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, अब आरबीसी को अफेक्ट करना चालू करेगा। ठीक है, किसको अफेक्ट करेगा, आरबीसी को अफेक्ट करेगा। आरबीसी के अंदर जाएगा और वहां पर भी क्या करेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा हमारे आरबीसी के अंदर भी, और वहां पर भी जाकर के अपने नंबर को डिवाइड करेगा और ढेर सारे नए मेरोजोइट्स बनाएगा। ढेर सारे नए मेरोजोइट्स बनाएगा। जब आया था तो स्पोरोजोइट्स था, लीवर सेल में गया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो उसने क्या बना लिया, मेरोजोइट्स बना लिया। मेरोजोइट्स ही फट करके बढ़ करके बाहर निकलते हैं लीवर सेल को फाड़ करके, और फिर चले जाते हैं आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर जाते हैं, वहां पर भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने नंबर को बढ़ाते हैं, और फिर बाद में आरबीसी भी फट जाती है। आरबीसी भी क्या करेगी, फट जाती है। जब आरबीसी फटेगी तो यहाँ पर जो है, जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया मेरोजोइट से, तो मेरोजोइट से ही बनाएगा। मेरोजोइट्स ही अब बना रहा है, स्पोरोजोइट से एक बार मेरोजोइट्स बना रहा है तो बार बार अब मेरोजोइट्स ही बनाएगा। तो यहाँ पर भी जो है ढेर सारे नए मेरोजोइट्स को रिलीज करेगा। यहाँ पर भी क्या करेगा, ढेर सारे नए नए मेरोजोइट्स को रिलीज करेगा। और उसके साथ में जब आरबीसी बस्ट कर रहा होगा, उसी के साथ में कह रहा है, मेरोजोइट्स तो रिलीज कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ में हीमोजोइन रिलीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। हीमोजोइंस रिलीज करता है, जो कि क्या होता है, टॉक्सिन, मतलब एक कह सकते हैं जहरीला पदार्थ होता है। ठीक है, जहरीला केमिकल होता है, वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से ही हमको जो है ठंडी के साथ में बुखार आता है। मतलब बुखार आएगा और हमको ठंडी भी लगेगा, फीवर विथ चिल्स आता है जब हीमोजोइंस रिलीज करता है। तो हमको ये ध्यान देना है कि जब आरबीसी बस्ट करता है, जब लीवर का सेल बस्ट करेगा, तब ये हीमोजोइंस नहीं रिलीज होता, तब तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरोजोइट्स ही बन रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आरबीसी बस्ट करेगा तो वहां पर मेरोजोइट्स के साथ साथ में हीमोजोइंस भी रिलीज होगा, और हीमोजोइंस जब जब रिलीज होगा तब तब क्या होगा, हमको बुखार आएगा और ठंडी लगेगा, बुखार आएगा और ठंडी लगेगा। ठीक है, अब जो मेरोजोइट्स बने थे ये आगे जाकर के नए आरबीसी को अफेक्ट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो सम इन्फेक्ट, जो कुछ मेरोजोइट्स होते हैं वो नए आरबीसी को इन्फेक्ट कर देते हैं, और कुछ क्या कर लेते हैं, कुछ जाकर के मेल और फीमेल गैमीट बना लेते हैं, मेल और फीमेल गैमीटोसाइट बना लेते हैं, और मेल और फीमेल गैमीट बना लेते हैं। कौन, यही मेरोजोइट्स। ठीक है, जो आरबीसी से मेरोजोइट्स निकले थे, कुछ मेरोजोइट्स जाकर के नई आरबीसी को अफेक्ट करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, और कुछ मेरोजोइट्स क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमीट बना लेते हैं। किसका गैमीट, प्लाज्मोडियम का गैमीट बना लेंगे। ठीक है, तो अब ये गैमीट भी हमारे ब्लड में घूम रहा है, और ये मेरोजोइट्स घूम घूम करके हमारे आरबीसी को इन्फेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, अब गैमीट घूम रहा है। अब कोई अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो आएगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था, मान लो कोई मॉस्किटो आया और मेरे हाथ पे बैठ करके अब मुझे काटा, मान लो मैं इन्फेक्टेड था, अब आकर के वो मेरे हाथ पे बैठ करके मुझे काटा। ठीक है, अब क्या करेगा, मेरे ब्लड को सक करेगा। जब ब्लड को सक करता है ना, तो जो ये मेल और फीमेल गैमीटोसाइट्स बने थे, या मेल और फीमेल गैमीट मैं बोल देता हूँ, मेल और फीमेल गैमीट्स जो बने हुए थे, उनको क्या करेगा, इंजेस्ट कर लेगा, उनको निगल लेगा या फिर उनको सक कर लेगा। ठीक है, उसके माउथ में चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि इन मॉस्किटो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गैमीटोसाइट्स यूनाइट टू फॉर्म द जाइगोट। अब ये जब सक करेगा, पहले माउथ में गया, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, और फिर वहां पर क्या होगा, मेल और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट मान लो ये है, और ये फीमेल गैमीट, ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके बनाते हैं जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, अब ये जाइगोट जो है इनके मतलब कहाँ पर है, इनके जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही बना है जाइगोट। ठीक है, मॉस्किटो के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही जाइगोट बना हुआ है। ठीक है, तो अब इस चीज को क्या बोला जाता है, मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर कहाँ पर हो रहा है, हम लोग बता सकते हैं कि मॉस्किटो के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो है प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं मॉस्किटो के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और हमारे लीवर सेल और आरबीसी के अंदर क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम कहाँ पर करता है, तो ह्यूमन के लीवर सेल में या फिर आरबीसी के अंदर कर रहा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर करता है, मॉस्किटो के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाएगा, जाइगोट बना लेगा। अब ये जाइगोट का क्या होता है, मैचुरेशन। जाइगोट क्या होगा, मैच्योर होगा, मैचुरेशन होगा, और उसकी वजह से क्या बनता है, उसकी वजह से बनता है स्पोरोजोइट्स। ठीक है, देखो ये जो स्पोरोजोइट्स आया हुआ था, कहाँ से आया है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जाइगोट मैच्योर होकर के क्या बना है, स्पोरोजोइट्स बनाया है। अब ये स्पोरोजोइट्स घूम करके मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड में चले जाते हैं। ये स्पोरोजोइट्स जो बन चुके हैं कहाँ पर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, मॉस्किटो के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये क्या बन चुके हैं, स्पोरोजोइट्स बन चुके हैं। ठीक है, अब वो घूम करके चले जाएंगे सेलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में। ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में चले जाएंगे। अब उसके बाद जब मच्छर काटेगा तो सेलेवरी ग्लैंड से अपना सलाइवा जैसे ही रिलीज करेगा हेल्दी पर्सन में,
हेल्दी पर्सन को क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और उसको भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। और ये फिर से साइकिल क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी, फिर से साइकिल चालू हो जाएगी और नया स्पोरोजोइट्स आएगा, फिर ब्लड में जाएगा, फिर लीवर में जाएगा, लीवर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, फिर वहां से क्या करेगा, मेरोजोइट्स बनाएगा, लीवर सेल बस्ट करेगा, फिर मेरोजोइट्स रिलीज होकर के आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, फिर आरबीसी बस्ट करेगा, वहां पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फिर वहां से नए मेरोजोइट्स बने और हीमोजोइंस रिलीज हुआ, जिसकी वजह से फीवर आते हैं, ठीक है, चिल्स के साथ में। फिर कुछ मेरोजोइट्स क्या करेंगे, मेल और फीमेल गैमेट बनाते हैं, कुछ मेरोजोइट्स जाकर के नए आरबीसी को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। अब मेल और फीमेल गैमिटोसाइट्स जो है ब्लड में घूम रहे थे और आया एक खाली मॉस्किटो, जो अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो है, उसने जो है इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, तो उससे क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल गैमिटोसाइट उसके गट में चले जाएंगे और फिर वहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फिर से जाइगोट बनेगा और ये साइकिल जो है ऐसे चलता रहेगा। और ये बार बार साइकिल चलता है, या फिर कह सकते हैं ये बार बार मेरोजोइट्स जो है नई नई आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा और बार बार नई नई आरबीसी जो है बीच बीच में फटती रहती है, जिसकी वजह से जब बुखार आएगा हमको तो कैसा आता है, फीवर विथ चिल्स आता है और ये इंटरमिटेंट होता है, मतलब बीच बीच में जो है इसका बुखार हमको आ रहा होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट बीमारी आती है, मलेरिया हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बीमारी आती है हमारी अमीबियासिस। कौन सी बीमारी आती है, अमीबियासिस आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। क्या बोलते हैं, अमीबिक डिसेंट्री। मतलब यहाँ पर ये डिसेंट्री ही है, पेची सी है, पेट ही खराब हो रहा है, लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है, अमीबा की वजह से हो रहा है। इसी वजह से अमीबिक डिसेंट्री या फिर अमीबियासिस बोला जाता है। ठीक है, अब अमीबा किस में आता है भाई, प्रोटोजोआ में आता है, तो ये बीमारी भी कैसी हो गई, प्रोटोजोवन डिजीज हो जाती है। ठीक है, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, ये फैलता कैसे है, तो फैलता है थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब आपका दूषित पानी और भोजन की वजह से फैल रहा होगा। अब पानी दूषित कैसे होगा, इसके लिए एक वेक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस फ्लाई, जो घरों में मक्खियां घूमती रहती हैं, उड़ती रहती हैं। ये क्या करेंगी, मान लो कहीं स्क्रीटर पे बैठ गई, स्टूल पे, मतलब कहीं गंदगी जगह पे बैठ के आई, आपके खाने पानी पे बैठी, आपने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया और आपने खा लिया वही चीज़, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको भी जो है ये अमीबियासिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री हो जाएगा। ठीक है, अब पैथोजन की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि कौन सा अमीबा जो है ये बीमारी कॉज करता है, तो अमीबा का नाम है यहाँ पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये प्रोटोजोवन अमीबा ही है। ठीक है, प्रोटोजोवन अमीबा ही है, लेकिन इसका नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है ये बीमारी कॉज कर रहा होगा। ये पैथोजन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अफेक्टेड पार्ट की बात करें, कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को जो है अफेक्ट कर रहा होगा, बड़ी आंत में जो है इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सिम्टम की बात करें, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा, मतलब आपका पेट नहीं साफ होगा सही से। ठीक है, और कह रहा है स्टूल इज मिक्स्ड विथ एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड। एक्सेसिव म्यूकस और ब्लड जो है आपके स्टूल के साथ में आएगा, मतलब जो वेस्ट रिमूव करेंगे आप उसके साथ में ढेर सारा म्यूकस रहेगा और उसके साथ में ब्लड भी मिक्स रह सकता है। ठीक है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है भाई। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, मतलब टेस्ट कैसे किया जा सकता है, इसको पता करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है स्टूल का एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, मतलब जो आप कह सकते हैं जो पॉटी होता है उसका जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ठीक है, उसका इन्वेस्टिगेशन करके आप पता कर सकते हैं कि अमीबियासिस हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमीबियासिस। ठीक है, जिसको अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। ये प्रोटोजोवन डिजीज है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है और अफेक्टेड पार्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, और स्टूल एग्जामिनेशन से हम जो है पता कर सकते हैं, और इसके लिए जो है वेक्टर होता है जिसका नाम है हाउस फ्लाई। ठीक है, क्या नाम है, हाउस फ्लाई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एस्कैरियासिस। ठीक है, नेक्स्ट बीमारी क्या है हमारी, एस्कैरियासिस होती है। अब एस्कैरियासिस को जो है हम लोग देखते हैं कि ये किससे हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा होता है, तो इस डिजीज को हम लोग जो है हेलमेंथिक डिजीज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेलमेंथिक डिजीज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है एस्कैरिस कौन सी फैमिली में आता है, बताइए आप लोग। एस्कैरिस जो है कौन सी फैमिली से आता है, एस्कहेलमिंथिस से आता है ना भाई। एस्कैरिस जो है एस्कहेलमिंथिस से आता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हेलमेंथिक डिजीज बोला जाता है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, ये फैलता कैसा है, तो ये भी जो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से फैल रहा होगा, मतलब पानी जो है कैसे भी दूषित हो गया होगा किसी की वजह से, मतलब किसी ने सही से हाथ नहीं धुला, पैर नहीं धुला, साफ सफाई नहीं रखा। ठीक है, या पानी गंदा रहा होगा। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करके खाना बनाया गया या फिर वही पानी का आपने सेवन कर लिया, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। ठीक है,
अब कह रहा है पैथोजन की बात कर रहा है, तो पैथोजन कौन है, कह रहा है एस्कैरिस। कौन है, एस्कैरिस, जिसको हम लोग कह सकते हैं कॉमन राउंड वर्म होता है, ठीक है, कॉमन राउंड वर्म, जो कि किसका मेंबर होता है, एस्क हेलमिंथिस का ये मेंबर होता है, ठीक है। अफेक्टेड पार्ट की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है ये ज्यादातर इन्फेक्ट कर रहा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को ही जो है ये अफेक्ट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं सिम्टम की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्टेड है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा मेनली, तो एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब पेट जो है आपका साफ नहीं होगा, ठीक है, पेट साफ नहीं होगा, वोमिटिंग होगा, ठीक है, एनीमिया, ब्लड लॉस भी होता है। ब्लड लॉस क्यों होता है अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या होता है कि आप लोगों ने सुना होगा ना पेट में केचुए पड़ गए हैं, ये कहानी तो सुना होगा ना कि बहुत बच्चे होते हैं मिट्टी उट्टी खाने वाले, मिट्टी खाते हैं तो उनके पेट में केचुए पड़ जाते हैं, फिर कीड़े पड़ जाते हैं, तो कीड़ा कौन होता है, वो एस्कैरिस ही होता है, ठीक है। अब पेट में बताओ जाकर के कीड़े ग्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वो इंटेस्टाइन की वॉल को भी नुकसान पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, और हमारे ब्लड को भी वो सक करेंगे, जिसकी वजह से भी हमारा ब्लड लॉस होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, वोमिटिंग हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, इंसोम्निया भी होता है, मतलब आपको सोने में भी, बच्चों को नींद नहीं आएगा या फिर जिसको भी हुआ है उसको नींद नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइल्ड फीवर भी हो रहा है, देखो फीवर वाली बात मैं बाद में बता रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि मुझे ध्यान नहीं था, ध्यान था, लेकिन मेन चीज मैं बता रहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है तो एब्डोमिनल पेन, ये मतलब ये मेन चीज है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होना मतलब भाई लाजमी है, ठीक है। फीवर भी आ जाता है कमजोरी की वजह से, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी हो जाता है, मतलब इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि कीड़े जो है कभी कभी बड़े हो जाते हैं तो इंटेस्टाइन को ब्लॉक भी कर देंगे, तो पेट सही से साफ नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, इसको पता कैसे किया जा सकता है, इसको भी पता करने के लिए आपको स्टूल का एग्जामिनेशन करना है, मतलब पॉटी का एग्जामिनेशन आपको करवाना होता है, आप लेकर जाएंगे तो एग्जामिन करके वो लोग देते हैं, ठीक है, टेस्ट करके वो लोग देते हैं, बताते हैं कि आपको क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स दिए जाते हैं, ड्रग्स मतलब दवाएं, यहाँ पर ड्रग्स मत समझना, ठीक है। एंटी हेलमेंथिक मतलब ये हेलमेंथिक वर्म को मारने के लिए जो है एंटी हेलमेंथिक के दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, फिर ये जो है ऐसी दवाइयाँ पेशेंट को दी जाती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि एस्कैरियोसिस क्या होता है भाई, क्या है, हेलमेंथिक डिजीज होता है, और एस्कैरिस से जो है ये हो रहा होता है, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से फैलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, ठीक है। मेन चीज यहाँ पर माइल्ड फीवर है, एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, वोमिटिंग, एनीमिया भी हो सकता है, इंसोम्निया मतलब नींद भी आपको कम आएगी, और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कीड़े बड़े हो जाते हैं, पेट में कीड़े बड़े हो जाएंगे तो जिसकी वजह से इंटेस्टाइन ब्लॉक भी हो जाती है, ठीक है। स्टूल एग्जामिनेशन से हम पता कर सकते हैं, और एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स जो है दिया जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बीमारी देखते हैं फाइलेरियासिस। नेक्स्ट बीमारी क्या है हमारी, फाइलेरियासिस। ये भी क्या है भाई, ये भी एक हेलमेंथिक ही डिजीज होता है, ठीक है, ये भी एक हेलमेंथिक डिजीज होता है, और जो इसका पैथोजन होता है उसका नाम है वुचरेरिया। क्या नाम होता है, वुचरेरिया। अब वुचरेरिया की दो अलग अलग स्पीसीज हैं, एक वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी होता है और एक वुचरेरिया मलाई होता है। नाम आपको दोनों ध्यान देना है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मलाई। इस पे बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है एस्कैरियोसिस जो है, या सॉरी फाइलेरियासिस जो है वो कौन से पैथोजन की वजह से होता है, तो आपको ध्यान देना है कि वुचरेरिया से होता है। वुचरेरिया की दो अलग अलग स्पीसीज हैं, दोनों से ही हो रहा होता है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मलाई की वजह से जो है हो रहा होता है। आप लोगों ने हाथी पाँव का नाम सुना होगा, या फिर एलिफेंटिएसिस नाम सुना होगा, जिसमें पैर क्या होते हैं, एकदम सूज जाते हैं, ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं फाइलेरियासिस या फिर एलिफेंटिएसिस बोला जाता है। और किसकी वजह से हो रहा है, वुचरेरिया की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। वुचरेरिया की वजह से तो हो रहा है, लेकिन ऐसे ही खुद वुचरेरिया घूम के आपके बॉडी में नहीं जाता है, ठीक है। ये जाता कैसे है, इसके लिए भी एक वेक्टर होता है जिसका नाम होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। भाई जितना भी वेक्टर बताया गया है, वेक्टर का नाम आपको ध्यान देना है, ठीक है। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर वुचरेरिया मलाई को कैरी करने वाला कौन सा वेक्टर है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। कौन है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है इसको फैलाने का काम कर रहा होता है। अफेक्टेड पार्ट की बात करते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, मतलब जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती है ना, जो कह सकते हैं कि जो टिश्यू फ्लूइड को कैरी करने का काम करती हैं, उन वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। जो ये फाइलेरियासिस बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जगह जगह पर जो है जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो जमने लगता है, मतलब कह सकते हैं इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्वेलिंग आने लगता है, ठीक है। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी के हाथ के अंदर ऐसा हुआ है,
तो हाथ क्या हो रहा है, देखो नॉर्मल हाथ ऐसा है, लेकिन ये हाथ कैसा है, फूल गया है। ये नॉर्मल पैर है, ये ऐसा है, लेकिन देखो जो अफेक्टेड लेग वो कैसा है, स्वेलिंग आ चुकी है। ठीक है, ये ब्रेस्ट में भी हो सकता है, फीमेल के ब्रेस्ट में देखो लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट क्या है, नॉर्मल साइज का है, दूसरा साइज क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी क्या हुआ है, फाइलेरियसिस ही हुआ है। ठीक है, फाइलेरियसिस हुआ है। ठीक है, मेल के अंदर जो है स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम या फिर कह सकते हैं पेनिस के अंदर भी जो है ये हो सकता है, वहां पर भी लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो स्क्रोटम सूज जाएगा, वहां पर टिश्यू फ्लूइड जमा होने लगेगा और वो उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगा। फीमेल के वल्वा के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, फीमेल के वल्वा के अंदर मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हो सकता है। ठीक है, जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनाटिलिया होता है वहीं पर वल्वा होता है, तो उसके अंदर स्वेलिंग आ सकता है, या फिर किसी के फेस में, गर्दन में स्वेलिंग आ सकता है। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल के ब्लॉकेज की वजह से स्वेलिंग आ सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वहां पर ज्यादा स्वेलिंग होगा और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलेरियसिस बोल देते हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, वुचरेरिया की वजह से होता है। और इसका वेक्टर कौन होता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है इसका वेक्टर होता है। अफेक्टेड पार्ट क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम, ये हमारे बॉडी के कोई भी जगह का लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कर रहा है वो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए हैं। ठीक है, सिम्टम्स देखिए, सिम्टम्स में क्या बता रहा है, स्लो एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब ये धीरे धीरे बीमारी फैलने वाली है। ठीक है, धीरे धीरे बीमारी फैलती है, लेकिन जो है बहुत ही घातक बीमारी होती है। ठीक है, स्लो तो मतलब धीरे हो गया, क्रॉनिक मतलब हो गया घातक। ठीक है, बहुत घातक तरीके से, बहुत खतरनाक तरीके से ये बीमारी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिम्फ एक्यूमुलेशन होने लगेगा, जगह जगह पर लिम्फ क्या हो जाएगी, इकट्ठा होने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसका रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, उसका रास्ता ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होने लगेगा ऑफ द लिम्स, हमारे हाथ पैर में स्वेलिंग आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस। स्वेलिंग ऑफ द स्क्रोटम, मेल के अंदर जो है, मेल का टेस्टिस जहां पर होता है उसको स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटम के अंदर स्वेलिंग आ जाएगा, जिसको हाइड्रोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट या मेल के भी चेस्ट में स्वेलिंग हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोल रहे हैं कि स्वेलिंग ऑफ क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग हो जाएगा, और ये भी क्या है, एक प्रकार का आप कह सकते हैं फाइलेरियसिस ही होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो कह रहा है यहाँ पर जो है कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराना होता है, हमको सीबीसी कराना होता है, ब्लड का क्या कराना होता है, सीबीसी कराते हैं, जिससे हमको पता चल सकता है कि फाइलेरियसिस हुआ है कि नहीं, फाइलेरियल वर्म इसमें है या नहीं। जो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और मलाई होते हैं, इनको जो है बोला जाता है फाइलेरियल वर्म। क्या बोलते हैं, फाइलेरियल वर्म, क्योंकि ये फाइलेरिया कॉज कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट की यहाँ पर भी क्या किया गया, एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स को दिया जाता है, मतलब जो हेलमेंथ मतलब जो फाइलेरियल वर्म है इनको मारने वाली जो है दवा दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे नेक्स्ट हमारी बीमारी आती है रिंग वर्म। कौन सी बीमारी है, रिंग वर्म। ठीक है, ये बहुत कॉमन बीमारी है, जिसको हम लोग दांत खाज खुजली बोलते हैं ना, ऐसे खुजली हो जाता है जगह जगह पे, हमारे यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर मतलब कहीं पर भी हो जाता है खुजली, उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिंग वर्म। और ये कैसी बीमारी है, ये एक फंगल डिजीज होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने स्किन पे दिखाया हुआ है, देखो ये ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसी वजह से इसको बोलते हैं रिंग वर्म, सॉरी हाँ रिंग वर्म बोलते हैं, क्योंकि ये कीड़ा जो होता है क्या कॉज कर रहा है, रिंग वर्म कॉज कर रहा होता है, खुजली कॉज कर रहा होता है। ठीक है, अब इन्फेक्शन फैलता कैसे है, मान लीजिए किसी को हुआ है, मान लीजिए किसी को ये रिंग वर्म हुआ है, तब भाई वो अपना टॉवल वॉवल यूज कर रहा है, तो भाई उसी से रगड़ रगड़ के साफ भी कर रहा है, इसमें क्या होगा, फंगी जो होगा, जो फंगल इन्फेक्शन है ही, तो फंगी क्या करेगा, वो जहां पर रिंग वर्म हुआ है वहां से उखड़ करके उसके कपड़े में लग जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को नहीं हुआ है और वो उसके टॉवेल को, उसके कपड़े का इस्तेमाल करता है, तो उसके स्किन के कांटेक्ट में आएगा, फिर उसको भी हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है इन्फेक्टेड टॉवल हो गया, कॉम्ब कंघी हो गया, या फिर क्लोथ्स हो गए। ठीक है, जो इन्फेक्टेड पर्सन इस्तेमाल कर रहा होगा, अगर उससे आप शेयर करते हो तो ये आपको भी होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, पैथोजन की बात करते हैं, रिंगवर्म कौन से पैथोजन की वजह से होता है, फिर कौन सी फंगाई की वजह से होता है, तो नाम है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड इपीडर्मोफाइटॉन। ये 3 पैथोजन की वजह से हो रहा है, आपको ये तीनों नाम ध्यान देने हैं। क्या क्या नाम है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और इपीडर्मोफाइटॉन की वजह से ये हो रहा होता है। अफेक्टेड पार्ट की बात करें, कहाँ कहाँ पर हो सकता है, फोल्ड ऑफ स्किन, नेल्स और स्कैल्प। ठीक है, मतलब जहां पर भी स्किन की फोल्डिंग होगी, कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर स्किन मुड़ी हुई, यहाँ पर, ठीक है, या गर्दन में, या फिर जहां पर भी स्किन की सिकुड़न पाई जाएगी वहां पर ये रिंगवर्म होने के चांसेस होते हैं। और क्या कह रहा है, नेल्स के पास में, ये नेल्स के पास में भी हो सकता है, और इसके साथ में कह रहा है स्कैल्प में भी हो सकता है, हमारी जो स्किन होती है सर की, वहां पर जो है ये हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं सिम्टम की बात करें, क्या रहा है एक्सेसिव इचिंग, बहुत ज्यादा खुजली होगा,
और ड्राई स्केली इरेप्शन होगा, जहां पर खुजली करेंगे ना वहां की स्किन ऐसे उखड़ उखड़ के सूखी सूखी स्किन उखड़ जाती है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं ये सिम्टम हो जाता है किसका, रिंग वर्म का सिम्टम हो जाता है, ठीक है। अब इसको ग्रो करने के लिए, जब ये बीमारी कॉज करता है ना, इसको ग्रो करने के लिए जो है फेवरेबल इन्वायरमेंट भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है ये नॉर्मल कंडीशन में ग्रो कर जाएगा, टच कर गया तो ग्रो ही कर जाएगा, नहीं, ये तभी ग्रो करेगा जब इसके लिए क्या होगा, फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा। कैसा, ह्यूमिडिटी और हीट भी होगा, मतलब नमी भी होगा और गर्मी भी होगा। इसी वजह से स्किन के फोल्ड में हो रहा है, जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर अगर होगा तब स्किन दबी रहेगी तो यहाँ पर नमी भी बना रहेगा, यहाँ पर गर्मी भी बनी रहेगी, जिसकी वजह से वो आसानी से यहाँ पर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी और हीट इनको चाहिए होती है, जिसकी वजह से जहाँ पर ये आसानी से ग्रो करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, तो हम लोग एंटी फंगल जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दवा खाने से कोई फायदा खास होता नहीं है, इसमें जो है बाहरी, क्योंकि ये एक्सटर्नल इन्फेक्शन होता है, तो बाहरी इन्फेक्शन को जो है आपको यहाँ पर एंटी फंगल जेल का इस्तेमाल करके ही आपको इसको ठीक करना होता है, ठीक है। ये हो गया आपका रिंग वर्म, ठीक है। ये हम लोग कह सकते हैं ये इन्फेक्शियस डिजीज के अंतर्गत आएगा, ठीक है, एक जन से दूसरे जन में फैलता है ये, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, देखिए अब हमारी बीमारियां हो चुकी हैं, लगभग जितनी बीमारियां हमको पढ़नी थी मेन जो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस थी उसको हम लोग देख चुके हैं। एड्स और जो कैंसर होता है उसको हम लोग स्पेशल कैटेगरी में देखेंगे, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा सर सारी बीमारियां कहाँ है, अभी तो एड्स और कैंसर बाकी है, तो एड्स और कैंसर जो है उसको स्पेशल कैटेगरी में अलग अलग से देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में ही क्या होते हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, ठीक। तो अब प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि ये जो कॉमन डिजीजेस थी इनसे कैसे बचा जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिकॉशन, ठीक है। तो कैसे बच सकते हैं, जैसे कौन कौन सी बीमारियों से बचने के बारे में यहाँ पे बताया गया है उसको देखें हम लोग। तो कह रहा है कि फॉर डिजीज सच एज, कुछ बीमारियां हैं जैसे कि मलेरिया हो गया, फाइलेरियासिस हो गया, डेंगू हो गया या चिकनगुनिया हो गया, ये सब किससे फैलते हैं, ये सब वेक्टर की वजह से फैलते हैं, वेक्टर की मदद से। और वेक्टर कौन है यहाँ पर, मच्छर है अलग अलग, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है, ठीक है, एडीज एजिप्टी होता है, एडीज एजिप्टी होता है, ठीक है। ये क्या है, एनोफिलीज है, एनोफिलीज की वजह से होता है, ये क्यूलेक्स की वजह से होता है, ये क्या होता है, एडीज एजिप्टी की वजह से होता है, ठीक है, ये भी एडीज एजिप्टी की वजह से होता है, ये भी एडीज एजिप्टी की वजह से ही हो रहा होता है, ठीक है। ये सब वेक्टर बॉर्न डिजीज मच्छर की वजह से हो रहा है, मच्छर के काटने की वजह से हो रहा है। तो कह रहा है कि चिकनगुनिया और मेनी अदर इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, उनसे जो हम लोग कैसे बच सकते हैं, ठीक है। और जो बीमारियां हैं जो मच्छर के या कीड़े मकोड़े की वजह से फैल रही है, कीटाणु के काटने या उनके संपर्क में आने की वजह से फैल रही है, तो उनसे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेनली मच्छर की बात करी जा रही है। तो वन शुड कंट्रोल एंड एलिमिनेट द वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। तो जो ये वेक्टर्स हैं, जो ये मच्छर होते हैं, उनको हम लोग को क्या करना है, मारना है, या फिर हम लोग को जो है जहां पर वो ब्रीड करते होंगे, जहां पर वो रिप्रोडक्शन करते होंगे, जहां पर बच्चे अंडे देते होंगे, जहां पर उनके बच्चे ग्रो करते होंगे, उस जगह से ही उनको एकदम उनका नामो निशान मिटा देना है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि वन शुड कंट्रोल, हमको कंट्रोल करना है या फिर एलिमिनेट करना है द वेक्टर, मच्छर के प्रजाति को, मच्छर की जनसंख्या को ही हमको कंट्रोल करना है या फिर खत्म करना है, जिसकी वजह से जो है ये बीमारी फैल रही होगी, ठीक है। तो वेक्टर को कंट्रोल करना है और उनके ब्रीडिंग प्लेसेस को भी क्या करना है, हमको वहां से उनको खत्म कर देना है, जहां पर भी जैसे नाली उली में अंडे दे रहे हैं या फिर जमा हुआ पानी होता है वहां पर ये अंडे देते हैं, तो इन सब जगहों को ही खत्म कर देना है, ठीक है, ताकि वहां पर ये मच्छर ग्रो ना कर पाए, ठीक है। तो कह रहा है हमको क्या करना है, अवॉइड द स्टेग्नेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी जहां पर देखो जब गर्मी का मौसम आने लगता है, जब मच्छर उच्छर फैलने लगते हैं, जैसे अभी इस समय जो है मच्छर फैलना चालू करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ना तो गर्मी है ना तो ठंडी है, ठीक है, तभी मॉडरेट क्लाइमेट है, तो इस टाइम पर क्या करेंगे, ये जो है फैलना चालू करते हैं, मच्छर के बच्चे जो है ग्रो करना आसानी से चालू, क्योंकि बारिश का मौसम भी है, पानी जगह जगह पर रुका रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से देखो एडवर्टीजमेंट भी आता है ना कि पानी को जमा ना होने दें, पुराने कूलर में फलाना ढिमकाना, आजू बगल में जो है आजू बाजू में जो है पानी को जमा ना होने दें, ठीक है, पानी को बाहर मतलब साफ कर दें, उसको साफ सुथरा रखें, ऐसा हम लोगों को एडवर्टीजमेंट में देखने के लिए मिलता है। तो वही कह रहा है कि हमको पानी जमा नहीं होने देना, स्टेग्नेशन को रोकना है पानी के, और कह रहा है कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करना होता है, और कह रहा है और भी एक काम कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके यहाँ पे तालाब है, अब तालाब में जो है मछलियाँ भी रह रही होती हैं, तो आप वहाँ पर जो है दवा नहीं डाल सकते कि ये मच्छर के मतलब ये वेक्टर मर जाएं या फिर उनके बच्चे मर जाएं, वहां पर दवा डालोगे तो भाई मछलियों के ऊपर भी बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, मछलियां भी मर सकती हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि तालाब वगैरह में जो है एक स्पेशल टाइप की मछली आती है जिसको हम लोग बोलते हैं गैम्बूजिया, ठीक है, क्या नाम होता है,
गैम्बूजिया होता है, अगर इस मछली को आप अपने तालाब में इसको डाल देते हैं तो ये क्या करता है, मॉस्किटो के लार्वा के ऊपर फीड करता है और मॉस्किटो के लार्वा को खा जाता है। ठीक है, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाएगा। जब मॉस्किटो के लार्वा को ही खा जाएगा तो मॉस्किटो के बच्चे बनेंगे ही नहीं, जिससे क्या होगा, आपके यहाँ पर बीमारी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो गैम्बूजिया फिश को जो है आप पॉन्ड्स में डाल करके मच्छरों के बच्चों को मार सकते हैं। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें। ठीक है, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें जहां पर भी, मान लीजिए आपके घर के बगल बगल में छोटा मोटा गड्ढा गुड्ढी है जहां पे पानी रह सकता है, या नाली वोली है जहां पर पानी जमा रहता है, तो वहां पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दें। ठीक है, डिचेज में, ड्रेनेज में, स्वैम्प वगैरह में, दलदली एरिया में, यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, ये इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, ताकि ये कीड़े मकोड़े जो भी वहां पर ग्रो कर रहे हैं, मच्छर वगैरह, वो सब क्या हो जाए, मर जाएं। ठीक है, और क्या कह रहा है, कह रहा है यूज ऑफ वायर मेश। ठीक है, मच्छर के जो जाली आती है, जो हम दरवाजे वगैरह में और विंडोज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, देखो बहुत सारे घरों में लगाए रहते हैं ना, बहुत सारे घरों के अंदर लगा हुआ होता है, दरवाजे के ऊपर जो है ये जो वायर का मेश लगा रहता है, मच्छरदानी जैसा जो है लोहे की जाली होती है, उसको लगाया जाता है ताकि मच्छर जो है घर के अंदर ना आए, दरवाजे खिड़की पे ये लगाया गया रहता है। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और एक नोट में कुछ प्रिवेंशन बता रहा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। कह रहा है कि स्मॉल पॉक्स की नाम की एक बीमारी थी हमारे पास। ठीक है, हम लोगों के पास में एक स्मॉल पॉक्स की नाम की बीमारी हुआ करती थी, जिसको जो है हम लोगों ने क्या किया है, प्रॉपर तरीके से वैक्सीन का यूज़ करके और अपने आप को इम्यूनाइज करके, मतलब अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके, वैक्सीन वगैरह का इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या किया है, मतलब भारत सरकार ने ये वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिससे क्या किया हमारे पूरे भारत देश में ये वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन का इस्तेमाल करके जो है सभी लोगों को कह सकते हैं इम्यून बना दिया, कि उनको जो है ये स्मॉल पॉक्स ना हो सके। इसके लिए जो वैक्सीन वगैरह का इस्तेमाल करके जो है पूरे बॉडी, मतलब पूरे हिंदुस्तान में कह सकते हैं, हमारे पूरे देश में ये प्रोग्राम लॉन्च करके हैव इनेबल्ड अस टू कंप्लीटली इरेडिकेट डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स। तो ये खतरनाक बीमारी को जो है हम लोगों ने क्या कर दिया है, एकदम से खत्म ही कर दिया है। एकदम से खत्म तो नहीं हुआ है भाई, अभी भी जो है किसी को होने, मतलब मिल जाता है देखने के लिए कि किसी को हुआ है या फिर हो जाता है। ठीक है, एकदम से 100% एलिमिनेट नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एलिमिनेट इसको कर दिया है। किसकी मदद से, वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन की मदद से। इम्यूनाइजेशन मतलब हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके। कैसे बढ़ाया है, वैक्सीन का इस्तेमाल करके, अलग अलग टाइप की वैक्सीन है उनका इस्तेमाल करके। यहाँ पर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स के बारे में बता रहा है, तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इस्तेमाल करके हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स को कम्प्लीटली क्या कर दिया है, इरेडिकेट कर दिया है, रिमूव कर दिया, खत्म ही कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा प्रिकॉशन भी खत्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये कॉमन डिजीज खत्म हो रहा है, इसके बाद हम लोग जो है इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ पर ये लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होता है, ठीक है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कैसे कौन कौन से टाइप की होती है, ठीक है, कैसे काम करती है, ये सब जो है हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और हम लोग नए हैं भाई, आप लोग सपोर्ट कम कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोर्ट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अभी के लिए धन्यवाद।